नमस्कार। आज प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के प्रथम प्रश्न पत्र में राजनीतिक विकास के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। राजनीतिक विकास में हमने लुशियन पाई की परिभाषा देख चुके हैं, जिसमें संस्कृति का विचरण हो, साथ ही जीवन के पुराने प्रतिमानों का नई मांगों के साथ अनुकूल बनाने के और उनको साथ मिलाने का सामंजस्य बिठाना का लक्ष्य रखा जाता है। तो जो राष्ट्र ऐसा कर पाते हैं वे राष्ट्र राजनीतिक दृष्टि से विकसित राष्ट्र कहलाते हैं। फिर हम आज जो हमारा टॉपिक है वो है विकास के चरण। तो विकास के चरण जो हैं उनको हम देखने के लिए जिस विचारक के विचार हमने लिए हैं वो है ऑर्गेन्स्की। इन्होंने अपनी पुस्तक स्टेज ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में राजनीतिक विकास को राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए राष्ट्र के मानवीय और भौतिक स्रोतों का उपयोग करने में सरकार की बढ़ती हुई कार्यदक्षता के आधार पर समझने का प्रयत्न किया है। उनके अनुसार राजनीतिक विकास स्वायत्त किंतु अन्य विकासों से पूर्ण रूप से पृथक और स्वतंत्र प्रक्रिया नहीं है। राजनीतिक विकास अनुक्रमिक स्तर से ही होता है। राजनीतिक विकास के हर स्तर की अपनी विशेषताएं होती हैं जो अन्य स्तर पर अधिक से अधिक आंशिक रूप में पाई जा सकती हैं। राजनीतिक विकास का एक स्तर पूर्ण रूप से प्राप्त होने के बाद उसे आगे के स्तर पर जाना होना होता है। अगर विकास के अनुक्रम में पहले का स्तर पूर्णतया प्राप्त नहीं हुआ है तो उसे आगे का स्तर भी कभी भी सफलतापूर्वक प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इसमें स्तरों में सबसे पहला जो स्तर है, 4 स्तर इन्होंने बताए हैं, वो है आदिम एकीकरण की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ प्रीमेटिव यूनिफिकेशंस, यानी यह राजनीतिक विकास का पहला चरण है। इस अवस्था में राष्ट्रीय सरकारें अपनी जनसंख्या पर प्रभावशाली राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करती हैं। वस्तुतः ये चरण राज्य की सुस्थिरता का चरण है, जिसमें राज्य के चारों तत्व जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता विद्यमान होते हैं। तो हमने इसमें ये देखा है कि पहले चरण में जो सरकारें हैं यानी जो गवर्नमेंट है वो उसकी पहली कोशिश होती है जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित करना। यानी ये इस समय की जो गवर्नमेंट है या जो सरकार है वो सिर्फ एक पुलिस सरकार है जो कि अपने शक्ति के माध्यम से लोगों को नियंत्रित करती है। हालांकि यहाँ पे बाकी चारों तत्व यहाँ मौजूद हैं, जनसंख्या भी है, निश्चित भूभाग भी है, सरकार भी है और संप्रभुता है। उसके बावजूद आदिम एकीकरण की राजनीति के अंतर्गत जनता पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना इसका लक्ष्य होता है। दूसरा है औद्योगिकरण की राजनीति। तो राजनीतिक विकास का यह चरण औद्योगिकरण की प्रक्रिया सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से ऐसे परिवर्तनों से संबंधित है जिसमें नए वर्ग निर्मित होते हैं, सहभागिता का विस्तार और अभिवृद्ध राष्ट्रीय एकीकरण होता है। इसके 3 मॉडल हैं, बुजुर्वा मॉडल, स्टॉलिन का मॉडल और समन्वयी मॉडल। इसमें देखिए पहले चरण के बाद जब हम दूसरे चरण में आते हैं तो दूसरे चरण में चूँकि गाँवों से लोग शहरों की तरफ बढ़ गए हैं, उद्योग विकसित हो गए हैं और यहाँ पर उद्योग विकसित होने के साथ ही 2 वर्ग हमारे सामने आते हैं, वो है एक है पूंजीपति वर्ग और दूसरा है मजदूर वर्ग। अब इनकी सहभागिता का विस्तार होता है, राष्ट्रीय एकीकरण की अभिवृद्धि होती है। इसमें 3 मॉडल हमारे सामने हैं, बुजुर्वा मॉडल, स्टॉलिन का मॉडल और समन्वय मॉडल। यानी ये दो वर्ग हमारे सामने आए हैं। इन दोनों वर्गों में जो संघर्ष होता है उस संघर्ष के परिणाम स्वरूप हम तीसरे चरण में पहुंचते हैं। तीसरा चरण है राष्ट्रीय लोक कल्याण की राजनीति। इसमें जनता को शोषण से मुक्त रखा जाता है, पूंजी साधनों को व्यापक स्तर पर जनता में वितरित किया जाता है। यानी ये जो शोषण की राजनीति शुरू हुई थी द्वितीय यानी औद्योगिकरण की राजनीति के बाद, वो शोषण की राजनीति में इस पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है और जनता के कामों को बढ़ाया जाता है, पूंजी के साधनों पर जनता का आधिपत्य भी स्वीकार किया जाता है। फिर हम चौथे में आते हैं समृद्धि की राजनीति। तो समृद्धि की राजनीति का स्तर जो कि आजकल अमेरिका, जापान, दक्षिणी कोरिया आदि देशों में आने लगा है, यह स्तर वैज्ञानिक प्रवृत्तियों और अत्यधिक परिष्कृत उपकरणों से अधिक उत्पादकता का है, जिसमें हरेक के लिए वस्तुओं की सामान्य उपलब्धि रहती है और यह राजनीतिक विकास की सबसे जटिल अवस्था है। मतलब ये जो चौथी अवस्था है इसमें हम समृद्धि की राजनीति का दिया नाम इन्होंने,
जो आजकल अमेरिका, जापान, दक्षिणी कोरिया में हमें देखने को मिलती है। यह स्तर जो है वो वैज्ञानिक प्रविधियों और अत्यधिक परिष्कृत उपकरणों से अत्यधिक उत्पादकता का है। मतलब अब उत्पादन इतना अधिक हो रहा है चीज़ों का कि हर एक वस्तु की उपलब्धता अब बढ़ गई है। अब जब उपलब्धता बढ़ गई है तो समृद्धि का काल है। तो जब उपलब्धता बढ़ गई है यानी अब चीज़ें सब लोगों को उपलब्ध होने लगी हैं, यही समृद्धि की राजनीति कहलाती है जो आज के समय में कार्य कर रही है। फिर हम आते हैं इसके राजनीतिक विकास के साधन पर। तो इन चारों के बाद हम जो साधन बात करेंगे कि मतलब राजनीतिक विकास के ऐसे कौन कौन से तरीके हैं या ऐसे कौन कौन से एजेंट्स हैं जिनकी हम ये मान सकते हैं कि जिसके माध्यम से हम राजनीतिक विकास को बढ़ा सकते हैं। तो मुख्य रूप से हम इसमें बात करेंगे क्रांतिकारी नेता। क्रांतिकारी नेता किसी संकट की स्थिति में सत्ता में आते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें विकास की दृढ़ और चिरस्थायी नीतियाँ परंतु लागू करने की आवश्यकता होती है। उन्हें संभवतः राष्ट्रीय एकता की स्थापना करने की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। क्रांतिकारी नेताओं में कुछ विशिष्ट गुण होना आवश्यक है। यदि उनका व्यक्तित्व अत्यधिक प्रभावशाली है तो ये अवश्य ही सफल होंगे। ऐसे नेताओं को मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। उन्हें परंपरा और नवीनता दोनों के प्रति सद्भाव बरतना चाहिए। यानी क्रांतिकारी नेता जो हैं वो किसी भी संकट की स्थिति में सत्ता में आते हैं और उस सत्ता में आते ही उन्होंने कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन समस्याओं का सामना करते समय उन्हें अपने विशिष्ट गुणों को भी दिखाना पड़ता है और जिसके माध्यम से उन्हें नेताओं को मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और परंपरा और नवीनता दोनों के बीच सामंजस्य रखना चाहिए। फिर है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल राजनीतिक विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान करते हैं। राजनीतिक दलों के माध्यम से राजनीतिक नेतृत्व का विकास किया जाता है। राजनीतिक दलों का महत्व प्रजातांत्रिक व्यवस्था तथा साम्यवादी व्यवस्था दोनों में ही स्वयं सिद्ध है। लोकतांत्रिक पद्धति में राजनीतिक दल मतदान का विस्तार कर राजनीतिक सहभागिता को अवसर प्रदान करते हैं। साम्यवादी व्यवस्था में भी साम्यवादी दल का प्रयोग जनता के साम्यवादी विचारों की प्रतिष्ठा तथा उन्हें साम्यवादी विचारों के अनुरूप संगठित करने के लिए किया जाता है। तो राजनीतिक दल भी राजनीतिक विकास का बहुत बड़ा साधन बनते हैं। फिर है सेना। सेना एक विशिष्ट वर्ग और राजनीतिक दल राजनीतिक विकास को नेतृत्व प्रदान करने में असफल होते हैं तो विकासशील देशों में ऐसा देखने को मिलता है कि सेना एक विकल्प के रूप में सामने आती है। सेना समस्त शक्तियों को अपने हाथ में ले लेती है। सेना के हस्तक्षेप से राजनीतिक विकास की प्रक्रिया तेज हो जाती है और किसी भी राष्ट्र के विकास की प्रारंभिक अवस्था में सेना समाज के सर्वाधिक आधुनिक तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। सेना का उद्देश्य राजनीतिक तंत्र को अधिक कार्यकुशल और आधुनिक बनाना होता है। विकासशील देशों के शासन को स्थायित्व प्रदान करने का कार्य सेना द्वारा ही किया जाता है। तो आज हम यहीं पर इसको समाप्त करेंगे। तो हमने 3 साधन देख लिए हैं, उसके आगे के जो साधन है वो हमारे अगले कक्षा में हम लोग देखेंगे। तो राजनीतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है उसकी 4 अवस्थाएं हैं। आदिम एकीकरण की अवस्था, और जो दूसरी है वो औद्योगिक समाज का एकीकरण, फिर उसके बाद तीसरी जो है वो है राष्ट्रीय लोक कल्याण की भावना, और चौथा जो है समृद्धि की राजनीति। ये 4 स्तर इन्होंने बताए हैं। इसके बाद राजनीतिक विकास के साधन हैं क्रांतिकारी नेता, राजनीतिक दल और सेना। 3 जो हैं वो हमारी अपनी अगली कक्षा में हम लोग इसको देखेंगे। धन्यवाद।